welcome to online tutorial class. Today we will learn class 8 geography, resource और natural resource. आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसका हेडिंग होगा नेचुरल रिसोर्स और रिसोर्स. किसी किसी बुक में रिसोर्स भी दिया गया है और किसी में नेचुरल रिसोर्स भी दिया गया है. तो उसका शुरुआत हम लोग करते हैं नेचुरल रिसोर्स या फिर रिसोर्स का. तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड अलग यूज किया गया नेचुरल और रिसोर्स, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज नेचुरल एंड व्हाट इज रिसोर्स. तो यहाँ पे व्हाट इज नेचुरल में देखेंगे तो नेचुरल डिस्क्राइब समथिंग दैट कम्स फ्रॉम नेचर रैदर देन बीइंग मैन मेड. यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह चीज़ जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, यानी वह मैनमेड नहीं होता है, वह फाइनली नेचर से प्राप्त होता है, उसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग रिसोर्स को डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज रिसोर्स? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज कॉल्ड रिसोर्स. यानी वह कोई भी चीज़ जो हमारे नीड्स को फुलफिल करता है. एनी टाइप ऑफ थिंग्स हु फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स. और यह रिसोर्स हमें प्राप्त कहाँ से होंगे? यह हमें नेचर से प्राप्त होंगे, जैसे एयर, सनलाइट, वाटर, यह सारे कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? नेचर से प्राप्त हो रहे हैं. और इससे हम क्या कर रहे हैं? अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे. तो यह हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया. और इस रिसोर्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी. यानी जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या लेते हो? पानी लेते हो. तो यहाँ पे वाटर यह क्या हुआ? यह हमारे लिए रिसोर्स हुआ. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, यानी आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जाता है वह इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? आपके नीड्स को फुलफिल करता है. तो जब वह आपके नीड्स को फुलफिल करता है तो वह आपके लिए क्या हो गया? वह आपके लिए रिसोर्स हो गया. उसी तरीके से एग्जाम्पल थर्ड में दिया गया द रिक्शा यू यूज टू गेट मार्केट. यानी आप मार्केट जाते हो तो आप लोग किसका प्रयोग करते हो? रिक्शा का करते हो. यानी रिक्शा क्या कर रहा है? आपके नीड्स को फुलफिल कर रहा है, यानी आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है. तो वह रिक्शा भी आपके लिए क्या हो गया? यह भी रिसोर्स हो गया. क्यों? क्योंकि यह आपके नीड्स को फुलफिल कर रहा है. उसी तरीके से एग्जाम्पल 4 अगर देखा जाए द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी. यानी आप अपने अध्ययन के लिए किसका प्रयोग करते हो? तो टेक्स्ट बुक का करते हो. तो टेक्स्ट बुक क्या कर रहा है? आपके नीड्स को फुलफिल कर रहा है. तो यह टेक्स्ट बुक भी क्या हो गया? रिसोर्स हो गया. उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, टेक्स्ट बुक, यह सारे किसके एग्जाम्पल हैं? रिसोर्स. इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, टेक्स्ट बुक, यह सारे हमारे लिए क्या हो गए? रिसोर्स हो गए. और रिसोर्स हुए क्यों? तो बिकॉज दिस आर सेटिस्फाई आवर नीड्स. यानी यह रिसोर्स हमारे लिए इसीलिए हैं. क्यों? क्योंकि यह हमारे नीड्स को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं. इस कारण से इसको हम लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू. यानी प्रत्येक रिसोर्स के अपने वैल्यू हुआ करते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं एयर हमारे लिए रिसोर्स है. तो क्या हम बिना एयर के जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं. इसलिए एयर हमारे लिए क्या है? वैल्यूएबल है. इसलिए एयर हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया. यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स. यानी कैसे कोई भी चीज़ हमारे लिए रिसोर्स हो सकता है. तो इसको समझने के लिए हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जब हमारे लिए वैल्यू रखेगा तो वह सब्सटेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा? वह सब्सटेंस हमारे लिए रिसोर्स हो जाएगा. एनीथिंग्स बिकम रिसोर्स व्हेन दे हैव वैल्यू. यानी कोई भी चीज़ जब वह हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाएगा, जब वह हमारे लिए वैल्यू रखेगा तो वह क्या हो गया? वह एज ए रिसोर्स हो गया. इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर. यानी टाइम और टेक्नोलॉजी क्या है? एक दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? किसी भी सब्सटेंस को एज ए रिसोर्स कन्वर्ट किया करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है कि
व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज का आंसर क्या हो जाएगा? टाइम एंड टेक्नोलॉजी। फिर अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि इसका डिफिनीशन और क्या बेटर दिया जा सकता है। अभी हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? इट इज़ द एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी क्या है? एक एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? तो ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल, यानी लेटेस्ट नॉलेज और स्किल का यह क्या है? एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इन डूइंग एंड मेकिंग थिंग, जो कि किसी चीज़ को बनाने में सहायता प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजी बोलेंगे। तो टेक्नोलॉजी है क्या? तो यह एक एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? तो यह लेटेस्ट नॉलेज और स्किल का एप्लीकेशन है, जो किस चीज़ में सहायता करता है? तो किसी भी चीज़ को करने या किसी भी चीज़ को बनाने में यह सहायता प्रदान करता है। तो व्हाट इज टेक्नोलॉजी? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग एंड मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में। पीछे हम लोग रिसोर्स का डेफिनेशन जान चुके हैं, नेचुरल का डेफिनेशन जान चुके हैं, क्योंकि हमारा हेडिंग ही नेचुरल रिसोर्स और रिसोर्स है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स के क्या प्रकार होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी 3 प्रकार के रिसोर्स पाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और तीसरा जो होगा वो ह्यूमन मेड रिसोर्स होगा, यानी जो मानव के द्वारा तैयार किया गया चीज़ है, जो कि मानव के नीड्स के फुलफिल को करता है, तो उसको हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में जानते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स होता है। क्यों रिसोर्स होता है? तो क्योंकि वह किसी भी चीज़ को अपने लिए यूजफुल कैसे हो सकता है, अगर वह जानता है तो वह अपने आप में क्या हो गया? वह एक रिसोर्स हो गया। यानी दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो जो प्रोडक्टिविटी प्रदान करे वह क्या है? वह ह्यूमन एज ए रिसोर्स है। और जो प्रोडक्टिविटी क्रिएट नहीं करता है ह्यूमन, वह रिसोर्स के रूप में नहीं जाना जाता है। और उसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्स, यानी वह रिसोर्स जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नेचर से प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। इसका डिफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स, यानी नेचुरल रिसोर्स वह रिसोर्स होते हैं जो कि दैट अक्वायर नेचुरली, जो कहाँ से प्राप्त होते हैं? फाइनली वह नेचर से प्राप्त होते हैं, एंड सपोर्ट लाइफ, और क्या करते हैं? वह जीवन को सपोर्ट भी किया करते हैं। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि वाटर, एयर, सनलाइट। हम लोग जानते हैं कि जो भी जलीय जीवन होता है, जो भी एक्वेटिक लाइफ होता है, वह वाटर में पाया जाता है। तो वाटर जलीय जीव जंतुओं को क्या करता है? जीवन भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है एयर। एयर के बारे में हम लोग सब कोई जानते हैं कि एयर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर एयर नहीं रहे तो फिर हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। उसी तरीके से सनलाइट के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में काम किया करता है। नेचुरल रिसोर्स को समझने के लिए दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है कि रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, यानी वह रिसोर्स जो कहाँ से पाए जाते हैं? नेचर से ड्रॉन किए जाते हैं, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और उसका प्रयोग बहुत अधिक फेरबदल किए बगैर किया जाता है। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। यानी नेचुरल रिसोर्स के यहाँ पे 2 डिफिनेशन है। पहला हो गया, यह हो गया। दूसरा पहला है कि नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स दैट अक्वायर नेचुरली, जो फाइनली नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, और वह क्या करता है? लाइफ सपोर्ट भी किया करता है। फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, सनलाइट है। उसी प्रकार से रिसोर्स के बारे में फिर दूसरा डिफिनेशन बताया गया है कि रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, यानी
या रिसोर्स कहाँ से ड्रॉन किए जाते हैं, कहाँ से निकाले जाते हैं, तो नेचर से निकाले जाते हैं। एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और इसका प्रयोग बिना अधिकतर फेरबदल के किया जाता है, तो उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद दिया गया कि नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडेड मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एडिस दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वह मिनरल्स में, फॉसिल फ्यूल्स में और फॉरेस्ट इत्यादि में पाए जाते हैं, और इसके माध्यम से मानव अपनी वांट्स को या मानव अपनी नीड्स को फुलफिल किया करता है, यानी मानव अपने आप को सेटिस्फाई किया करता है। जब मानव सेटिस्फाई कब होगा, जब उसके नीड्स को फुलफिल किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट होगा, हाउ कैन बी क्लासिफाइड ऑफ रिसोर्स, यानी हम लोग रिसोर्स को कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं, उसको किस बेसिस पे बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर में इसका हो जाएगा रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी रिसोर्स को हम लोग इस आधार पे बांट सकते हैं। फर्स्ट है ओरिजिन और सोर्स, यानी ओरिजिन के आकार पे और सोर्स के आकार पे। दूसरा है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी उसका विकास का क्या स्टेज है, उसके आधार पे बांटा जा सकता है। थर्ड है रिन्यूएबिलिटी, यानी उसको रिन्यू कैसे किया जा सकता है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा। आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हो कि नेचर के द्वारा जो भी रिसोर्स दिया जाता है वह अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी सभी जगहों पे एक ही समान के रिसोर्स नहीं पाए जाते हैं, सभी जगहों पे अलग अलग प्रकार के रिसोर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नेचर के द्वारा इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होता है। फिफ्थ है अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता, यानी कहाँ पे किस चीज़ की उपलब्धता है और किस चीज़ की लैकिंग है यानी कमी है, उसके अवेलेबिलिटी के आधार पे भी रिसोर्स को बांटा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और रिसोर्स। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और सोर्स, यानी ओरिजिन या सोर्स के आधार पर रिसोर्स को कितने प्रकार में बांटा गया है। यानी हमारा हेडिंग क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और सोर्स, यानी ओरिजिन के आधार पे या फिर सोर्स के आधार पे रिसोर्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और सोर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी ओरिजिन और सोर्स के आधार पे अगर देखा जाए तो हम लोग रिसोर्स को दो भागों में बांटते हैं। यानी यहाँ पे ओरिजिन और सोर्स को कितने भागों में बांटा गया है, ओरिजिन और सोर्स को दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और सोर्स। तो पहला क्या है बायोटिक और दूसरा क्या है अबायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वह सारे किस कैटेगरी में चले जाते हैं, बायोटिक कैटेगरी में चले जाते हैं। इस कारण से इसको किंगडम ऑफ लिविंग बींग भी बोला जाता है। किंगडम ऑफ लिविंग बींग किसको बोला जाता है, बायोटिक को। यानी इस पे वह सारे जीव जंतु आ जाते हैं कि जो लिविंग बींग होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो लिविंग बींग होती हैं, वह सारे बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। ऑल बायोलॉजिकल और लिविंग बींग, जैसे प्लांट्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, वुमेन हो गए, ये सारे किस में आ जाते हैं, ये सारे बायोटिक रिसोर्स में आ जाते हैं। अब आते हैं अबायोटिक। तो बायोटिक का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, अबायोटिक हो जाता है। नहीं, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं तो इसमें क्या आएंगे, नॉन लिविंग आएंगे। तो किंगडम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी वह सारे वो चीज़ें जो नॉन लिविंग है वह सारे किस में आ जाते हैं, अबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। ऑल फिजिकली और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे लैंड, मिनरल्स, सॉइल, वाटर, एडीसी। तो यह देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स हु बेस ऑफ ओरिजिन और सोर्स। यहाँ पे हम लोग जो पढ़े हैं वह दो प्रकार के रिसोर्स पढ़े हैं, और वह दो प्रकार के रिसोर्स किस पे आधारित हैं, तो वह ओरिजिन और सोर्स पे आधारित है। अब आते हैं
सेकेंड पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्स को कितने भागों में बांटा जाता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्स एंड दीज आर एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। यानी एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स किसके हैं, तो यह स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्स को 2 भागों में बांटा जाता है। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्स को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है वह एक्चुअल रिसोर्स होता है, दूसरा जो होता है वह होता है पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स, व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्स? रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नॉन टू अस, यानी वैसे रिसोर्स जिसको हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, जिसको हम लोग क्वालिटी के रूप में भी जानते हैं और क्वांटिटी के रूप में भी जानते हैं। यानी क्वालिटी क्या बताता है, उसके गुणों को बताता है, और क्वांटिटी क्या बताता है, उसके आकार को बताता है कि उस हम लोगों के द्वारा अगर लगातार कंज्यूम किया जाए तो वह कितने दिनों में वह एग्जिस्ट हो सकता है, वह ख़त्म हो सकता है। तो एज एग्जाम्पल हम लोग वाइल्ड रिजर्व को देख सकते हैं, आयरन ओर को देख सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो वाटर को डैम के माध्यम से नीचे टरबाइन पे गिराया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है, और टरबाइन के घूमने से क्या होता है, जनरेटर घूमता है, और जब जनरेटर घूमता है तो वह क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना शुरू कर देता है। यानी अगर पानी ख़त्म हो जाएगा डैम का, और पानी जो सोर्स है अगर वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो क्या हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आयरन ओर हम लोग जानते हैं कि हमारे नेचर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हमको एज ए गिफ्ट के रूप में दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयरन ओर हम लोग कितना भी यूज कर ले या कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये ख़त्म होगा। इसका भी क्वांटिटी जो होता है वह लिमिट होता है। उसी प्रकार से वाइल्ड रिजर्व है। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, एक्चुअल रिसोर्स को। और एक्चुअल रिसोर्स को डिफाइन किया गया है कि यह रिसोर्स इस प्रकार का होता है कि जिसका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हम लोगों को पता होता है कि इसका हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं और कितने लंबे समय तक हम लोगों के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। उसी तरीके से आता है पोटेंशियल रिसोर्स, दोज रिसोर्स दैट आर नॉन टू एग्जिस्ट बट हैव नॉट बीन यूज्ड एज इट। यानी यह उस प्रकार का रिसोर्स होता है जो जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। यानी इसको अगर हम लोग लाइफ टाइम यूज करना चाहें तो इसको हम लोग लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम लोगों के द्वारा अधिक मात्रा में नहीं किया जाता। जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, जब तक यह पृथ्वी रहेगी, तब तक सूरज चमकेगा, और जब सूरज चमकेगा तो उससे एनर्जी का जनरेशन होगा। लेकिन आज भी हम लोगों के द्वारा अधिक मात्रा में सोलर एनर्जी का यूज़ नहीं किया जाता है, टाइड एनर्जी का यूज़ नहीं किया जाता है, विंड एनर्जी का यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि यह सारे एनर्जी एज ए रिसोर्स हम लोगों के द्वारा यूज किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। अब आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, यानी रिन्यूएबिलिटी के आधार पे कितने प्रकार के रिसोर्स हुआ करते हैं। तो यहाँ पे भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, यानी रिन्यूएबिलिटी के आधार पे भी यहाँ पे 2 प्रकार के रिसोर्स को बताया गया है। पहला रिसोर्स हमारा है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में कि व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्स में ही अगर देखा जाए तो ये रिन्यूएबल लिखा गया है, रिन्यू। यहाँ पे एक वर्ड है रीन्यू, यानी जिसको फिर से क्रिएट किया जा सके और जिसको आसानी से कम समय में क्रिएट किया जा सके, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स को
कि व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, विच रिसोर्स कैन बी रिन्यूड, यानी वैसा रिसोर्स क्या हो सकता है जो रिन्यू हो सकता है या और रिप्लेस्ड क्विकली, या जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जल्दी से उसका रिप्लेस किया जा सकता है, वैसे रिसोर्स को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में जानते हैं। यानी विच रिसोर्स कैन बी रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। अब आते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल पे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे रिन्यूएबल है उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता या जिसको आसानी से रिप्लेस्ड नहीं किया जा सकता। विच रिसोर्स डिप्लीटेड एंड कांट डेवलप क्विकली आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी ऐसे रिसोर्स जो एक बार ख़त्म हो जाए उसको फिर से बनाया नहीं जा सकता, या फिर जिसको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यानी उसको शॉर्ट टर्म में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। लंबे समय बाद वह रिन्यू हो सकता है लेकिन वह जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकता। जैसे हम लोग पेट्रोलियम का कर ले तो बाइक में जब हम लोग या किसी भी व्हीकल में जब हम लोग डीजल या पेट्रोल डालते हैं और कहीं हम लोग घूमने जाते हैं तो पेट्रोल या डीजल जल जाता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि फिर से वह जला हुआ पेट्रोल फिर से आके हमारे टंकी में इन कर जाए, ऐसा नहीं होता है। तो वह पेट्रोलियम क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार आते हैं on the basis of their distribution, on the basis of their distribution, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, on the basis of distribution how many types of resource, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे रिसोर्स के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि there are 2 types of resource on the basis of their distribution, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे यहाँ पे 2 प्रकार के रिसोर्स पाए जाते हैं। एक होता है यूबिक्विटस और दूसरा होता है लोकलाइज्ड। तो पहला जो है हमारा यूबिक्विटस, इसके बारे में देखते हैं। विच टाइप ऑफ रिसोर्स हु फाउंड एवरीवेयर, यानी उस प्रकार का रिसोर्स जो सभी जगहों पे पाया जाता है, आर कॉल्ड यूबिक्विटस रिसोर्स। उसे रिसोर्स को हम लोग यूबिक्विटस रिसोर्स के नाम से जानते हैं, यानी वह रिसोर्स जो सभी जगहों पे उपलब्ध हो, वैसा रिसोर्स जो सभी जगहों पे पाया जाता हो, उस प्रकार के रिसोर्स को हम लोग यूबिक्विटस रिसोर्स के रूप में जानते हैं। जैसे एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, यह सभी जगहों पे पाया जाता है। तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूबिक्विटस रिसोर्स। अब आते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स पे। जैसा कि इस रिसोर्स के आगे जो लोकलाइज्ड लगा है इसमें एक वर्ड है लोकल। लोकल का अर्थ क्या हो गया, यानी कोई खास एरिया या कोई खास जगह, यानी यह वह रिसोर्स होता है जो किसी खास एरिया या किसी खास जगह पे पाया जाता है। पार्टिकुलर प्लेस और पार्टिकुलर एरिया में यह पाया जाता है। तो लोकलाइज्ड रिसोर्स, विच टाइप ऑफ रिसोर्स दैट आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस, यानी यह खास प्रकार का रिसोर्स होता है जो किसी खास जगह और एरिया में पाया जाता है, जिसको हम लोग लोकलाइज्ड रिसोर्स के रूप में जानते हैं। जैसे कि इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी नेचर के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नेचर के द्वारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वह अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो किसी खास जगह पे कोई खास प्रकार का चीज़ या सामान हमें आसानी से मिलता है, वह उसी को बताता है। जैसे कॉपर, आयरन और कोल लिंकेज, क्या यह सभी जगहों पे मिल जाते हैं, एक ही सामान से मिलते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है? नहीं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता है और यह सभी एक जगहों पे प्राप्त नहीं होते, या किसी खास जगह पे ही प्राप्त किए जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम लोकलाइज्ड रिसोर्स के रूप में जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता के आधार पे।
ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता के आधार पे कितने प्रकार के रिसोर्स पाए जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के आधार पे एक ही प्रकार का रिसोर्स पाया जाता है जिसको हम लोग कंटिन्यूअस रिसोर्स के रूप में जानते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी देयर आर वन रिसोर्स एंड हु इज कंटिन्यूअस रिसोर्स। तो ये कंटिन्यूअस रिसोर्स होता क्या, व्हाट इज कंटिन्यूअस रिसोर्स? सच रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल एंड डू नॉट रिले ऑन ह्यूमन एक्शन आर कॉल्ड कंटिन्यूअस रिसोर्स। यानी वैसा रिसोर्स जो पाया तो जाता है लेकिन उसको अधिकतर ह्यूमन बीइंग के एक्शन में लाया नहीं जाता है, यानी वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसका फाउंडिंग जो होता है प्लेंटी अमाउंट में होता है, लेकिन उसका उपयोग यानी यूजेज ऑफ दिस रिसोर्स आर नॉट प्रॉपर यूज बाय ह्यूमन बीइंग, और उसका प्रयोग ह्यूमन बीइंग के द्वारा प्रॉपर वे में नहीं किया जाता है। जैसे टाइडल एनर्जी और सोलर एनर्जी, यानी इसमें प्रचुरता अधिक है, इसमें अधिक से अधिक मात्रा में हम लोगों के द्वारा इसको एज ए रिसोर्स जनरेट किया जा सकता है और इसको एज ए रिसोर्स हम लोगों के द्वारा यूज किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों के द्वारा इसका अधिकतर उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसे रिसोर्स को हम लोग कंटिन्यूअस रिसोर्स के रूप में जानते हैं। यह हमारा जो 5 प्रकार का ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स था, इसका यह अंतिम पार्ट था। इसके बाद हम लोग जो हम लोग रिसोर्स के 3 भाग पढ़े थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन और मैन मेड रिसोर्स, यानी मैन मेड बोला जाए या ह्यूमन मेड रिसोर्स बोला जाए। तो पहला नेचुरल रिसोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके अलग अलग प्रकार भी देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, या ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स इज द सेट ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, लोगों का एक समूह होता है, सेट ऑफ द पीपल हु मेक अप द वर्क फोर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो किसी भी देश के इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए उनके द्वारा जो काम किया जाता है, जो काम नहीं करते हैं वह ह्यूमन एज ए रिसोर्स नहीं है, लेकिन जो उस इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए काम किया करते हैं वैसे ह्यूमन एज ए रिसोर्स काउंट किए जाते हैं। तो वहीं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया गया। अब आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स को हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे उसको हम लोग मैन मेड रिसोर्स के भी नाम से जानते हैं। यानी ह्यूमन मेड रिसोर्स बोला जाए या फिर मैन मेड रिसोर्स बोला जाए, इसका अर्थ एक ही होता है। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज मेड ऑफ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। यानी वैसा रिसोर्स जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है, ह्यूमन के द्वारा जनरेट किया गया है, उस प्रकार के रिसोर्स को हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स या फिर मैन मेड रिसोर्स के नाम से जान सकते हैं। जैसे बिल्डिंग, जैसे व्हाइट बोर्ड, या किसके द्वारा बनाया गया, किसी मानव के द्वारा बनाया गया, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया, तो यह क्या हो गया, यह मैन मेड या ह्यूमन मेड का यह एग्जाम्पल हो गया। बिल्डिंग यह किसका एग्जाम्पल हो गया, ह्यूमन मेड या मैन मेड का एग्जाम्पल हो गया। बेंच, डेस्क, यह सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, यह सारे ह्यूमन मेड के एग्जाम्पल हो गए। यानी इसको बनाने वाला कौन है, मानव है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको मानव के द्वारा अपने स्किल और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के बाद जो नया एक यूजफुल गुड्स बनाता है वह सब किस में आते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंतर्गत आया करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया भी गया, रोड हो गया, बिल्डिंग हो गए, कार, मोटर, रेडी से। अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स
यानी रिसोर्स का संरक्षण, रिसोर्स का बचाव। यानी इसका अर्थ यह हो गया कि जब तक हम रिसोर्स को बचाएंगे नहीं तब तक हम उसका प्रयोग लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। अगर रिसोर्स का हमें लंबे समय तक प्रयोग करना है तो उसके लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर हम उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, हम उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हम उसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरेट होगा वह यह होगा कि व्हाट इज कंजर्वेशन, यह कंजर्वेशन होता क्या है, यह संरक्षण क्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिख दिया कि व्हाट इज कंजर्वेशन। आंसर है कंजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्स। यानी रिसोर्स का प्रोटेक्शन ही क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। यानी किसी रिसोर्स का अगर हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं, हम लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं। या इसको हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्स क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहलाता है। इसके बाद हम लोग कंजर्वेशन के और कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। कंजर्वेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हो सकता है, वाई इज कंजर्वेशन सच एन इम्पोर्टेंट इशू टुडे। यानी आज के परिवेश में, आज के समय में कंजर्वेशन एक महत्वपूर्ण इशू क्यों है। क्योंकि हम लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं और देख भी रहे हैं कि जिस स्पीड से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, यानी आजकल जो हम लोगों का जनसंख्या है वो उसको हम लोग पॉपुलेशन ब्लास्ट के रूप में जानते हैं। और जो भी नेचर के द्वारा जो भी चीज़ें हमें एज ए फ्री गिफ्ट दी गई हैं वह लिमिटेड सोर्स में है। तो बढ़ती हुई आबादी के लिए जो लिमिटेड जो हमारा रिसोर्स है उसका उपयोग कैसे किया जाए कि उसका उपयोग लंबे समय तक किया जाए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है और वह होता है कंजर्वेशन। क्योंकि अगर हम लोग कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो फिर उसका प्रयोग हम लोग लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो वहीं यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में बताया गया कि वाई इज कंजर्वेशन सच एन इम्पोर्टेंट इशू टुडे। कंजर्वेशन आज के दौर में एक महत्वपूर्ण इशू क्यों है। तो आंसर है द नंबर ऑफ पीपल ऑन अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी डे। इस पृथ्वी पर लोगों का जन्म प्रत्येक दिन प्रत्येक सेकेंड में होते जा रहा है। एंड द प्रेशर ऑफ देयर डिमांड एंड रिसोर्सेज इज ऑल्सो माउंटिंग। और जब पृथ्वी पे लोगों का आना निरंतर जारी रहेगा तो लोगों का डिमांड कहाँ होगा, लोगों का डिमांड इस रिसोर्स पे बढ़ेगा। जब लोगों का डिमांड रिसोर्स पे अधिक मात्रा में बढ़ेगा तो अगर हम लोगों के द्वारा उसका कंजर्वेशन नहीं किया जाएगा तो वह तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो फिर कुछ लोगों को रिसोर्स की प्राप्ति हो पाएगी और कुछ लोगों को रिसोर्स की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर इसका कंजर्वेशन किया जाए तो इसका प्रयोग हम लोगों के द्वारा लंबे समय तक किया जा सकता है। वेयर एज नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। बताया जा रहा है कि जनसंख्या तो अनगिनत बढ़ते जा रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो रिसोर्स है वह लिमिटेड फॉर्म में है। जैसे अगर 1000 टंकी का पानी है, अगर यूज करने वाला एक व्यक्ति है तो उस 1000 लीटर पानी को वह 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में यूज कर सकता है। लेकिन अगर 1000 लीटर के पानी का प्रेशर अगर 100 लोगों पे हो, अगर 100 लोग उसका उपयोग करें तो वह 1 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, 1 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए हमें कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, लिए हमें कंजर्व करना ज़रूरी है। तो यह हमारा आज का क्लास था। आज का क्लास यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।